हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत, वेलकम। तैयार हो जाइए कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट पार्ट को डील करने के लिए। मैं ये उम्मीद कर लेता हूँ कि ऑडियो भी ठीक है और वीडियो भी ठीक है। मतलब सीधा हम क्या कर सकते हैं, क्लास को गो अहेड है जो कर सकते हैं। पता है क्या होता है कि आसपास की दुनिया जब कुछ भी चेंजेज करती है तो उन चेंजेज को हम लॉ के स्टूडेंट, हम जुडिशियल एस्पिरेंट कानून के नजरिए से ऑब्जर्व करने का प्रयास करता है। एक इंसिडेंट सुनाता हूँ और फिर इसके अकॉर्डिंग आप लोग आगे की कहानी को ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। यानी कि क्लास के शुरुआत में जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली आज आपके लिए रिसर्च का टॉपिक है। हमारे देश के अंदर पॉलिटिकली देखा जाए तो कई सारी पार्टीज हैं, जैसे एनडीए, यूपीए, आम आदमी पार्टी आप हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, इस तरीके से एआईडीएमके। तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जो है। मतलब अगर आप रिसर्च करने जाएंगे ना तो हजारों क्या मतलब कई मल्टीपल जो है आपको नंबर मिल जाएंगे, जिसमें से कई फर्जी पार्टीज भी होती है। जैसे इनकम टैक्स में वो डोनेशन का रिसिप्ट लेते हैं ना, पॉलिटिकल डोनेशन, तो ऐसी फेक जो है पार्टीज भी है जो होती है। अब पॉइंट ये आता है कि ये जो हमारे देश की पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीज जो है, अगर ये लोग अपनी मन मर्जी से जब इलेक्शन लड़े तो किसी और पार्टी के नाम पे लड़े, और उसके बाद में अगर ये किसी और पार्टी को ज्वाइन कर देते हैं तो ये गड़बड़ नहीं है। इसी को कहा गया था एंटी डिफेक्शन, यानी कि दल बदल को रोकना एक तरीके से। अब बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि दल बदल को रोकने के लिए हमने हमारे संविधान के अंदर स्पेसिफिकली एक स्केड्यूल इंसर्ट किया था, स्केड्यूल नंबर 10। ये जो स्केड्यूल नंबर 10 है ये कॉन्स्टिट्यूशन में शुरुआत में नहीं था। आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा देश का संविधान बना था, अडॉप्ट किया गया था, तब इसमें टोटल कितने थे, 8 स्केड्यूल है जो हुआ करते थे। ये जो 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, ये सारे के सारे लेटर स्टेज पर क्या है, जोड़े गए, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि अगर इस तरीके से कोई व्यक्ति एंटी डिफेक्शन कर रहा है तो फिर ये तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। मतलब जहां पर आर्टिकल 84 डील करता है कि एमपी बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वहीं पर अगर आप आर्टिकल 102 पढ़ेंगे, देखो आर्टिकल 84 का बिल्कुल अपोजिट है 102। 84 कहता है क्वालिफिकेशन, 102 कहता है डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब अगर आप 84 को एक पॉजिटिव आर्टिकल मान रहे हो तो एट द सेम टाइम 102 क्या है, नेगेटिव आर्टिकल है, जहां पर इस बारे में जिक्र है जो किया गया। आपके पास में कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट होगा। सबसे पहले आप मेरे साथ साथ 84 पे आइए। मतलब आज हम लोग है ना एक प्रैक्टिकल जो सिनेरियो है उसके बेसिस पर कुछ नया जानने का प्रयास करता है। देखो जी, ये है आपका आर्टिकल 84, जिसमें क्या दे रखा है कि एमपी बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है जो चाहिए, और आई थिंक शायद हमने इसको पढ़ा भी था। क्या क्या लिखा हुआ है, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से क्या बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है संसद का, तो उस केस के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज उसके लिए जरूरी है वो कौन कौन सी रहेगी, सी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सन शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड, जो व्यक्ति है वो क्या नहीं होना चाहिए, शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल अ सीट पार्लियामेंट अनलेस, जब तक वो भारत का क्या नहीं हो, सिटीजन है जो नहीं हो। तो पहला पॉइंट जो आपके बीच में आ रहा है वो आ रहा है सिटीजन को लेकर। एंड मेक्स एंड सब्सक्राइब बिफोर और एनी पर्सन ऑथराइज बिफोर हिम, यानी कि ओथ भी है जो लेगा, जो ओथ आपको थर्ड शेड्यूल में देंगे। तो पहला कंडीशन क्या था कि वो सिटीजन होना चाहिए। दूसरा कंडीशन वहां पे क्या आ रहा है कि वो भारत का जो ओथ है जो लेना चाहिए, है ना। ये सारी बातें यहां पर आपके सामने वन बाय वन अपीयर हो रही है। फिर क्या लिखा हुआ, एज का क्राइटेरिया। अगर राज्यसभा का मामला है तो क्या होना चाहिए, कम से कम उसकी एज जो है वो 30 साल 30 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर लोकसभा का मामला है तो एज कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स है जो होनी चाहिए, लिखा हुआ है यहाँ पे एज क्राइटेरिया। और साथ ही साथ में क्या लिखा हुआ है, अदर क्वालिफिकेशन जो भी पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करे। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 84 के जस्ट नीचे मैंने 102 लिखा है। ऐसा क्यों, क्योंकि 84 पॉजिटिव आर्टिकल है तो 102 नेगेटिव आर्टिकल है ना। आप 84 को 102 से अलग रख के नहीं डील कर सकते।
अब आप यहां पे आ जाइए सीधा, कहां पे, 102 पे। अब देखो ये मेरे पास में 102 का जो सेगमेंट है वो दे रखा है। यहां पे इसकी हेडिंग क्या है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। आपको याद है वो पार्लियामेंट का मोबाइल नंबर 10 10 2 4 2 5 6 और 5। तो इसमें ये वाला जो डिजिट है ना 4, वो ये है डिसक्वालिफिकेशन। यानी कि आर्टिकल 101 से लेकर 104 तक, 101 से लेकर 104 तक किसमें डील करते हैं, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स में डील करते हैं। किसमें डील करते हैं, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। इन कहा गया है कि आपकी सीट वैकेट कर दी जा सकेगी, मतलब आपकी जो सीट है वो हटाई जा सकेगी, सो एंड सो वगैरह वगैरह। और 101 को बाद में पढ़ेंगे, पहले 102 पे आओ। यहां पे क्या लिखा हुआ कि डिसक्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, मतलब कब हम किसी एमपी को जो है उसकी सीट से हटा सकते हैं। इज इट विजिबल टू यू? क्या आप लोग स्क्रीन पे इसको देख पा रहे हैं ना? ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of parliament। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर, क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां पे लिखा हुआ है अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे, मतलब क्या हो जाए, कोई प्रॉफिट वाला कामकाज पकड़ ले, है ना, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। क्या नाम था उस केस का, जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिटेल में समझाने का काम करता ही है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे, या फिर वो व्यक्ति अनसाउंड हो जाए, अनसाउंड माइंड है जो हो जाए, या फिर ऐसा कोर्ट उसको डिक्लेयर कर दे, या फिर वो एक ऐसा इंसॉल्वेंट हो जाए जिसको डिस्चार्ज नहीं किया गया। देखो आप इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया में जाते हो, अगर आपकी प्रॉपर्टी सफिशिएंट है तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, आपने सारा पैसा नहीं चुका पाए, तो फिर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कैटेगरी में रखा जाता है। और या फिर किसी पर्सन ने क्या कर दिया हो, भारत की सिटीजनशिप को लेट गो कर दिया हो, है ना, यहां पर आपके सामने। और कोई अन्य डिस्क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट प्रोवाइड करे, एनी अदर डिस्क्वालिफिकेशन। तो यहां पे इन्होंने 5 डिस्क्वालिफिकेशन तो कहां पे दे रखी है, 102 के क्लॉज 1 में। ठीक है, 102 के क्लॉज 1 में ए बी सी डी ई। क्या अभी तक वो आपके एंटी डिफेक्शन वाली कुछ आई क्या? नहीं आई अभी तक। इन 5 पॉइंट में एंटी डिफेक्शन जैसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इस क्लॉज को पढ़ें, क्लॉज नंबर 2 को, तो अगर ध्यान से देखिए, अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है कहां पे, 10th शेड्यूल के अंदर। ये जो 10th शेड्यूल है, यही है कि कोई पार्टी, कोई भी एमपी जो है अपनी पार्टी को बदलेगा नहीं, जिसको कहा जाता है दल बदल कानून के विरुद्ध वाली प्रक्रिया। लेकिन क्या ये प्रोविजन संविधान के शुरुआत में था क्या? तो इसका आंसर है नहीं। जब हमारे देश के अंदर 52nd अमेंडमेंट आया था 1985 के अंदर, 52nd अमेंडमेंट 1985। आइए जरा उसके बारे में कुछ बात करते हैं। मैं यहां पर एआई को इस्तेमाल कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा क्या बेसिक बात आपके सामने आने वाली है। Y50, देखो यहां पर स्पेसिफिकली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 1985 में जो 52nd अमेंडमेंट आया था इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो Y52nd अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मैंने इससे एक सवाल पूछा कि भाई हमारे देश में हम लोग जो ये अमेंडमेंट लाए थे 52nd, क्यों लाए थे? ठीक है, अब जरा देखो क्या हो रहा था। वर्तमान की पिक्चर को समझना है तो भूतकाल में नजर डालनी पड़ती है। ओके, और यही बात मैं आपको यहां पे समझाने का प्रयास है जो कर रहा हूं। सी स्क्रीन पर देखिए, 1985 से पहले क्या होता था, फ्रीक्वेंटली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्या हो जाते थे, दल बदल कर लेते, है ना, जिसके कारण जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल नहीं रह पाती थी। नोटोरियस केस वास कौन सा था, तो गयालाल 1967, एक एमएलए था हरियाणा का, वो चेंज द पार्टीज 3 टाइम इन ए सिंगल डे। अब सोचो मतलब क्या खतरनाक सीन बना होगा कि सुबह उठा तो मैं इस पार्टी का, नाश्ता किया तो मैं उस पार्टी का, लंच किया तो मैं वापस इधर पार्टी का, और शाम को डिनर तक आते करते यहां पार्टी का। तो फिर वो जो फ्रेज नहीं थी आया राम गया राम, तो उसकी जगह पे आया गया लाल
फिर गया गया लाल, तो वहां पे एक तरीके से वो बात यहाँ पे, तो गया लाल के केस में ये मामला आ रखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग व्यक्ति था, है ना, 2-2 मिनट के अंदर बाजी है जो मतलब पार्टी है जो पलट लेता था। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो क्या कर देती है, गवर्नमेंट को कोलैप्स कर देती है। मतलब आप इमेजिन कर रहे हो, एक दिन में बंदा 3 बार पार्टी बदल दे, सोचने वाली बात है ना। अब देखो फिर क्या हुआ, इस तरह की चीजों को रोकने के लिए हम 52nd अमेंडमेंट है जो लाए थे। ओके, तो ये हरियाणा का एमएलए जो है वो बड़ा फेमस हो गया होगा एक तरीके से कि यार एक दिन में आज तक इतिहास में किसी ने ऐसा नहीं किया और तुमने 3 बार जो है पार्टी बदल दी। प्रिवेंट डिफेक्शन को रोकने के लिए, प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को लाने के लिए, पार्टी जो है वो अनुशासन तरीके से काम करे। वरना तो पता चला किसी भी एमपी एमएलए को डांट लगाई और वो क्या बोलेगा, मैं जा रहा हूं दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट, सॉरी यार, मतलब मैं जा रहा हूं दूसरी पार्टी, है ना। ऐसा कई बार नहीं होता है, मतलब कि आप थोड़ा सा भी कुछ कह दो तो बोलेंगे नहीं मतलब मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, सो वगैरह वगैरह। तो ये बात यहाँ पर क्या होती है, एप्लीकेबल है जो होती है। ओके, सी इंसर्शन ऑफ 10th शेड्यूल, तो फिर वहां पे 10th शेड्यूल एड ऑन किया गया और इसमें क्या गया, अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से पार्टी की मेंबरशिप को वॉलंटरी गिव अप करता है या वॉलंटरी जो है एक तरीके से एब्सेंट रहता है पार्टी के डायरेक्शन में विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन वगैरह के, तो वो सारा का सारा खेल यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इसके एक्सेप्शन देख पा रहे हो आप, मर्जर ऑफ पार्टीज, यहाँ पे सीन अलग बन गया। आप लोग अगर ये कहते हो कि आम आदमी पार्टी के एक एमएलए ने पार्टी बदल दी तो ये कहना गलत है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर उस पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, मतलब जो एमपी बने हुए हैं, अगर मुझे 2/3 लोग ये डिसाइड कर देते हैं तो कायदे से उस पार्टी का मर्जर हो जाता है। मतलब आप ये कह सकते हैं, आप वर्ड यूज करने में गड़बड़ हो जाएगी, आप ही कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का दूसरी पार्टी में अगर मर्जर हो जाता है तो यहां पर एक इंडिविजुअल एमएलए ने पार्टी चेंज कर दी या बीजेपी ज्वाइन कर दी, नहीं। आप ये कह सकते हैं कि पर्टिकुलर पार्टी का उसके अंदर मर्ज हो गया, क्योंकि 2/3 सदस्य का मतलब क्या हो, पीछे तो पार्टी खत्म है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स आर एग्जेम्प्ट व्हेन दे रिजाइन फ्रॉम देयर पार्टीज अपॉन इलेक्शन वगैरह वगैरह। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का मामला तो खैर अलग है, जब वो रिजाइन कर जाते हैं तो वापस अपनी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवे, तो ये अमेंडमेंट जो है इस तरीके से लाया गया था। द अमेंडमेंट रिड्यूस रैम्पेड डिफेक्शन, और इसके कारण क्या हुआ, जो ये बार बार लोग बादल बदल कर रहे थे ना, इस पर बहुत बड़ा कंट्रोल लगा, क्योंकि 2/3 चीजें लाने के लिए उनको टाइम लगेगा। अब देखो, अगर ये केस दिल्ली वाला राघव चड्ढा की बात करें, अगर उसको अकेले में करना होता तो कब का कर चुका होता, लेकिन इसने टाइम लिया ताकि अपने साथ 6 और मेंबर्स को ले सके। और जो 2/3 का जो क्राइटेरिया है, 2/3 का मतलब कितना होता है, 10 मेंबर्स में से 2/3 कितना हुआ, अगर आप राउंड ऑफ करो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि 6 फुल मेंबर और एक आधा टुकड़ा लेके साथ में चले जाओ, तो वो तो मामले ही गड़बड़ हो जाएगा ना। तो फिर टोटल 7 राउंड ऑफ है जो करना पड़ता है, और 7 ऐसे हो गए। लेटर इसी चीज को फर्दर इंटेंशन करने के लिए क्या किया गया, लॉ बाय लिमिटिंग द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो आपको याद है, हमने पढ़ा था 15%। हमारे देश के अंदर मिनिस्टर्स की लिमिट कितनी है, 15%। कितने 15%, हाउस ऑफ पीपल की। तो ये अमेंडमेंट एक तरीके से लैंडमार्क है जो रहा था। देखो, आपको पता है हमारे देश के इतिहास में कई ऐसी चीजें हैं जिन्होंने गलत चीजों को रोका। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी रोल प्ले कर रखा है ना। एसआर मुंबई का केस अगर वो नहीं आता तो ये स्टेट इमरजेंसी लगाना तो बहुत काम की बात थी, बहुत आसान था। मतलब कि लग रहा है कि भाई यहाँ पे सपोज करो, इमेजिन करो कि दिल्ली के अंदर अगर एनडीए की गवर्नमेंट होती और एनडीए के जो इस तरह के मेंबर्स हैं वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और अगर एसआर मुंबई का केस नहीं आता तो एनडीए पता है क्या करता, राष्ट्रपति शासन लागू कर देता, बोल देता कि प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीकेट है जो किया जाता है। फिर वो दल बदल, वो तो फिर तो हमने पूरा का पूरा विधानसभा ही भंग कर दिया। तो यहाँ पर ये बात क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। तो इस तरीके से 1985 गयालाल के केस के बाद में, गयालाल को याद रख लोगे, इसका फोटो दिखाऊं मैं, फोटो तुम देख लेना। मतलब अभी वो बंदा बेचारा दुनिया से गया हुआ है और कहा जाता है कि मृतक लोगों के फोटो नहीं देखने चाहिए, है ना, फिर वो सपनों में आ जाते हैं, फिर तुम दल बदल कर दोगे तो। एनीवे, सो यहाँ पे ये था 52nd अमेंडमेंट का बेसिक कहानी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप आ जाइए वापस मेन पॉइंट पर। तो आर्टिकल 102 का जो क्लॉज 2 है वो कब जोड़ा गया था, इसके आगे आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 52nd अमेंडमेंट
52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये कब आया था? 1985 के अंदर। और नीचे लिख लीजिए गयालाल की स्टोरी। गयालाल कहां का एमएलए था? हरियाणा, हरियाणा का एमएलए। ओके, तो इसकी स्टोरी आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट है जो कर सकते हैं। ये 10 इसका, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आपको पता है, अगर मान लीजिए किसी भी मेंबर्स का डिस्क्वालिफिकेशन होता है, तो उस केस में फाइनल डिसीजन किसका रहेगा कि भाई इसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब आप आर्टिकल 103 पढ़ते हो ना, तो इसका आंसर इन्होंने दे रखा है। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है कि कोई भी सदस्य जो है राज्यसभा का, लोकसभा का, उसको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन जो है किसको रेफर किया जाएगा? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल रहेगा। ओके, तो 103 में डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन कौन लेगा? प्रेसिडेंट। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसमें इन्होंने 102 को डिवाइड किया। आप अगर देख पा रहे हो तो 103 का जो क्लॉज 1 है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे लागू होता है? 102 की क्लॉज 1 के डिस्क्वालिफिकेशन पे। और एंटी डिफेक्शन कहां पर है? एंटी डिफेक्शन 102 के क्लॉज 2 में है, 1 में नहीं। तो क्या एंटी डिफेक्शन के केस में प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा क्या? नो। एंटी डिफेक्शन से जुड़ी हुई डिस्क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में प्रेसिडेंट डिसीजन लेगा क्या? नहीं, क्योंकि एंटी डिफेक्शन 102 के क्लॉज 2 में आता है, और 103 में जो ये बात आपने पढ़ी है ना, वो 102 के क्लॉज 1 पे लागू होती है। नहीं आया समझ में? वापिस समझाता हूं। आर्टिकल 102 दो भागों में डिवाइड है। पहला 102 क्लॉज 1, जिसमें आपको 5 तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है, जैसे आप अनसाउंड हो जाते हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर देते हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बन जाते हो, अपनी सिटीजनशिप को वेव कर देते हो, या कोई भी अन्य पॉइंट जो पार्लियामेंट लॉ द्वारा प्रेस्क्राइब करे, वो है 102(1). 102(1) के केस में 103 लागू होता है। 102(1) के केस में कौन लागू होता है? 103 है जो लागू होता है। और 102 क्लॉज 2 के केस में फिर कौन लागू होगा? इसके लिए आपको 10th शेड्यूल जाना पड़ेगा। एक बार एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा गया था, मैं आपको बताना चाहता हूं 80% कैंडिडेट ने इसका आंसर गलत किया। छोटा सा और माइनर सा डिफरेंस है। लेकिन इससे पहले मैं आपको 10th शेड्यूल लेके जाऊं, मैं आपको वापस 101 के पास लेके जा रहा हूं। आज हम लोग भी क्या करेंगे? आर्टिकल बदलेंगे। दल बदल तो कर नहीं सकते, लेकिन आर्टिकल तो बदल ही सकते हैं। अब आप 101 पे आओ। 101 में लिखा हुआ है कि सीट खाली कब हो सकती है, वैकेट कब हो सकती है। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड प्रोविजन शैल बी मेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ बाय अ पर्सन हु इज चूजन अ मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ हिज सीट इन वन हाउस। मतलब क्या एट ए टाइम आप लोकसभा के भी मेंबर बन जाओगे और एट ए टाइम आप जो हैं राज्यसभा के भी मेंबर बने रहोगे? ऐसा पॉसिबल है? आंसर है नहीं। ये लिख लीजिए, ये जो मैंने कीवर्ड लिखा है वही कीवर्ड आप लोग अपने बेरेक में मेंशन कर दीजिएगा। साइमल्टेनियसली यू कैन नॉट बी मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, राज्यसभा के भी मेंबर बन जाओगे और इसके मेंबर बन जाओगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मंत्री लोग होते हैं ना, उनको स्पेशल पावर दी जाती है, उनको स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है कि वो बिल पास करवाने के पर्पस के लिए या किसी भी कानून को एड्रेस करने के पर्पस के लिए लोकसभा में भी बैठ सकते हैं और राज्यसभा के अंदर बैठ सकते हैं। जैसे अमित शाह जी, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, अगर आप देखेंगे तो वो राज्यसभा के अंदर भी दिखाई देते हैं और लोकसभा के अंदर भी दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों? जबकि 101 में तो ये लिखा हुआ था कि भाई आप जो है सिर्फ एक हाउस के मेंबर है जो बन सकते हो। तो जब आप दूसरे हाउस के मेंबर नहीं हो तो आप वहां पे कैसे जा रहे हो? इसके पीछे भी रीजन है। आप अगर आर्टिकल 88 पढ़ोगे, कौन सा आर्टिकल? 88, तो वहां पे स्पेसिफिकली आपको जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको स्पेशल राइट दे रखा। फटाफट जाके पढ़ के आओ। मतलब हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह कैसे जा सकते हैं? आर्टिकल 88 में कुछ लिखा है, जरा पढ़ो एक बार। अपना बेरेक्ट ओपन करो,
आर्टिकल 88 में कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्या? जरा ऑब्जर्व करो। वहां पे लिखा हुआ है कि वोटिंग राइट के अलावा बाकी आप पार्टिसिपेशन राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ मेंशन है? आर्टिकल 88 किससे कनेक्ट होता है? अटॉर्नी जनरल से कनेक्ट हो रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कनेक्ट हो रहा है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर क्या फिर हमारे गृह मंत्री नहीं आते क्या? आते ही है। तो ध्यान रखना, दैट्स द रीजन कि वो भले ही एक हाउस के मेंबर हैं, फिर भी वो दूसरे हाउस में जाके अपनी बात रख के आ सकते हैं। तो इज दैट पॉइंट क्लियर? मतलब वहां पे हमने उनको राइट टू स्पीक दे रखा है कि नहीं दे रखा है? तो याद रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट ही क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है। अब आपसे पूछ ले कि बताओ भाई क्या एक मेंबर जो है वो दोनों हाउस का मेंबर बन सकता है क्या? आप कहोगे नहीं सर, नॉट एट ऑल पॉसिबल, 101 क्लियरली मना करता है। तो फिर आपसे घुमा के सवाल पूछा जाएगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए मेंबर होना जरूरी है? आपने कहा हाँ। इंडिपेंडेंट को छोड़ दो, क्या मेंबर होना जरूरी है? आपने कहा हाँ। तो फिर ये बताओ कि फिर ऐसा कैसे है कि जो मिनिस्टर है वो एक हाउस का मेंबर है, वो दोनों हाउस में जाके चीजों को एड्रेस कर रहा है, स्पीक कर रहा है? तो आपके पास जवाब होना चाहिए, और इसका जवाब है 101 क्लॉज 1 मस्ट बी लिंक विद आर्टिकल 88। ये बहुत ही डीप लॉजिक है, ठीक है। आप इसको तब समझ पाएंगे जब आपको ये पता हो कि हमारे देश का मिनिस्टर दोनों हाउसेस में जाके क्या कर सकता है, बोल सकता है, वोट देने के अलावा पार्टिसिपेशन वो पूरा कर सकता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे सामने, नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ बोथ ऑफ पार्लियामेंट एंड हाउस ऑफ लेजिस्लेशन। मतलब एट ए टाइम आप एमपी भी बन जाओगे और एट ए टाइम आप एमएलए भी बन जाओगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इसका सेकंड वाले का कीवर्ड लिख लो, आप एमपी और एमएलए दोनों एक टाइम नहीं बन सकते, और अगर आप हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सीट जो है वो खाली करनी पड़ेगी। अब मजेदार बात पता है क्या, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर तुमने टाइम पे सीट खाली नहीं की तुम्हारी कौन सी सीट जाएगी? बड़ी मजेदार बात है ये। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने अपनी सीट रिजाइन नहीं किया तो जो भी आपको टाइम पीरियड दे रखा है उसके बाद में उसकी जो एमपी की सीट है शैल बिकम वैकेंट, वो फिर खाली हो जाएगी। इसलिए वो बंदा फटाफट जाके क्या करेगा, एमएलए की सीट को क्या करेगा, रिजाइन करेगा, खाली करेगा। ओके, अब ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। 101 के क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में तो बेसिक बातें थी कि आप दो एमपी नहीं बन सकते और एमपी और एमएलए साइमल्टेनियसली नहीं बन सकते। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, क्लॉज 3, अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन। अगर कोई भी मेंबर क्लॉज 1 या क्लॉज 2 की डिस्क्वालिफिकेशन अगर ले लेता है या फिर वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देता है, किसको एड्रेस करेगा? कोई भी एमपी एमएलए हमेशा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है ना उसको अपना एड्रेस करके अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेगा। तो अगर वो राज्यसभा या विधान परिषद का मेंबर है तो चेयरमैन को, और अगर वो लोकसभा या विधानसभा का सदस्य है तो स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेगा, और उसके बाद उसकी सीट क्या मानी जाएगी, खाली मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लॉज 3 है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, वो एक तरीके से डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन, और दूसरा क्या वर्ड आ गया, रेजिग्नेशन। ये इस बारे में डील है जो कर रहा है। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ रेजिग्नेशन इफ फ्रॉम इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अदरवाइज एन आफ्टर इंक्वायरी एज ए थिंक फिट, चेयरमैन या स्पीकर को लगे एज द केस में भी अगर वो सेटिस्फाइड है कि रेजिग्नेशन जो है वो वॉलंटरी नहीं है, जेन्युइन नहीं है, तो वो ही शैल नॉट एक्सेप्ट सच रेजिग्नेशन। तो क्या नहीं करेगा, वो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मामला बनता है। एक पता नहीं कि वेब सीरीज आई थी जिसमें जज साहब जो है वो अपनी पोस्ट से रिटायर्ड करके चुनाव लड़ते हैं, जिसमें जूही चावला भी थी। आई थिंक जूही चावला की एक वेब सीरीज आई थी जिसमें वो कॉर्पोरेट वकील का किरदार प्ले करती है। जूही चावला थी, हाँ जूही चावला थी, ठीक है। तो उस सिनेरियो के अंदर ऐसा ही एक मामला आता है कि वो जो जज साहब जो रिटायर्ड होके क्या करते हैं, एक तरीके से वहां पे पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, चुनाव लड़ने वाले होते हैं। तो सामने वाली पार्टी उनके खिलाफ कोई ऐसा एजेंडा चलाती है, तो इस तरीके से उनके हाथ में कोई चीज लग जाती है तो वो उसको बोलते हैं रिजाइन कर लो,
और वो क्या करते हैं, रिजाइन है जो कर लेते हैं। तो कई बार फिर क्या होता है कि जो आपकी लोकसभा राज्यसभा है कि चेयरमैन और स्पीकर है ना, वो इस बात को चेक करते हैं कि रेजिग्नेशन जो है आपका वो जेन्युइन है, वॉलंटरी है या नहीं है, ये हम चेक करेंगे। अच्छा, एक और क्या लिखा हुआ है, अगर 60 डेज तक कोई भी मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट परमिशन ऑफ द हाउस अगर एब्सेंट रहता है ऑल मीटिंग से, तो भी उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि उसकी सीट क्या हो गई है, वैकेंट हो गई। तो यहां पर 60 डेज का यानी कि एब्सेंट, एक और ग्राउंड कौन सा आ गया, एब्सेंट रहने का। तो अगर आप कंटिन्यू 60 डेज तक एब्सेंट है जो रहे हो, तो भी क्या माना जाएगा कि आपने एक तरीके से वैकेंट करने का ग्राउंड क्रिएट कर लिया क्लॉज 4 में। हालांकि ये जो 60 डेज आप कैलकुलेट करोगे ना, इसमें आप उन दिनों को ऐड नहीं करोगे जिस समय आपका हाउस 4 दिन या उससे ज्यादा के लिए क्या रहा हो, एक तरीके से 4 या उससे ज्यादा कॉन्जिक्यूटिव में एडजॉर्न रहा हो। जैसे मान लीजिए एक सदस्य है, वो 1 फरवरी से लेकर 30 जून तक एब्सेंट था। 1 फरवरी से 30 जून। अब अगर कैलकुलेशन करने बैठे हैं तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब अप्रोक्सली 150 डेज हो गए। तो 150 डेज हो गए, इसका मतलब डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, हाँ या ना। 60 डेज तो लिखा हुआ था, लेकिन इसमें क्या हुआ कि बजट सेशन चला आपके, सपोज करो बजट सेशन चला था आपके 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक, ठीक है। और उसके बाद में फिर आपका जो मानसून सेशन स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था कब, मान लेते हैं 15 मई को। कब हुआ, 15 मई को आपका मानसून सेशन स्टार्ट हुआ। तो बीच वाला जो पीरियड था, ये तो फरवरी तक चला सेशन, और ये आपके 15 मई वाला। तो इसमें ये जो पार्ट है बीच वाला, उस समय हाउस की सिटिंग चल रही थी क्या, नहीं चल रही थी, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन करो कि एक व्यक्ति, एक एमएलए या एक एमपी 1 फरवरी से लेकर आपके 30 जून तक एब्सेंट रहता है, तो क्या क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग वो डिस्क्वालीफाई है? जरा कैलकुलेट करके बताओ, कैलकुलेट करके बताइए कि क्या यहां पर वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है क्या, यस और नो। थोड़ा पेन हाथ में ले लो, अपने दिमाग पे इतना भरोसा कर रहे हो, उतना भरोसा करने लायक वो है नहीं हाल फिलहाल के लिए। पेन हाथ में ले लो, रफ कॉपी पे लिख लो जो मैंने आपके सामने आंकड़े लिखे हैं। 1 फरवरी से 30 जून तक एक एमपी एब्सेंट है। कैलकुलेट करके बता दो कि 101 के क्लॉज 4 के तहत वो डिस्क्वालीफाई होगा, हाँ या ना। अच्छा, ये जो मानसून सेशन चला था वो 15 मई से 15 जुलाई तक चला था, ठीक है। 15 मई से 15 जुलाई तक चला था। इज्जत का सवाल है, सोच लेना। बताओ बताओ, सबका आंसर आना चाहिए। पापा मैं जज बनूंगी, मैं जज बनूंगा, ऐसे कैसे बन जाओगे? कैलकुलेशन भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए ना। वो कल पता नहीं मैंने एक रील देखी, उस रील में क्या, पापा खाना खाने बैठे थे तो एक जली कटी रोटी आई, तो पापा ने अपनी वाइफ से पूछ लिया कि रोटी किसने बनाई है, तो बोला कि आपकी लाडली ने बनाई है। पीछे से लाडली बेटी पास में आके बैठती है और बोलती है, क्या हुआ पापा, अच्छी नहीं बनी क्या?
पापा कह नहीं बेटा अच्छी बनी है, पापा को पता है कौन पंगा ले, तो कि मम्मी ही परेशान करते हैं, एक और लाऊं पापा, फिर एक और जली कुट्टी रोटी लेके आती है, वो भी पापा बेचारे खा लेते हैं, है ना। हाँ जी, आंसर तो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पर आप में से मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ने मतलब वो बोला ही नहीं है, कमेंट ही नहीं किया यस या नो, है ना। खैर एनीवे, जिन जिन लोगों ने हिम्मत करी है मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा। देखो जी, 1 फरवरी से लेकर 30 जून तक बंदा एब्सेंट रहा, तो मुझे बताओ जब आपका बजट सेशन चल रहा था वो कितने टाइम एब्सेंट रहा? 28 रहा कि नहीं रहा? यस, यहां पर वो एब्सेंट रहा 28 डेज, 1 फरवरी से लेकर आपके 28 फरवरी तक, तो 28 दिन तो यहां पे एब्सेंट रहा। फिर ये जो 1 मार्च से लेकर 1 मार्च से लेकर आपके 15 मई यानी कि 14 मई तक जो पीरियड है, क्या उसको भी हम 60 डेज की कैलकुलेशन में ऐड करेंगे? नहीं, उसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि 4 दिन से 4 दिन से ज्यादा का मामला। फिर 15 मई से लेकर जो सेशन चला वो कब तक चला था? 15 जुलाई तक, वो एब्सेंट था 30 जून तक, तो 30 जून तक कैलकुलेट करेंगे कि नहीं करेंगे? यस, कितने दिन हुए? 45। अब जरा कैलकुलेशन करो, 8 और 5 13, फिर ये यहां पे चला गया ऊपर, पावर लग गई ऊपर, और ये हो गया 73, तो बंदा 73 डेज तक एब्सेंट है, जिसमें से हमने वो पीरियड हटा दिया है, तो आंसर है यस, उसको अपन डिस्क्वालीफाई करेंगे। ओके, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, चीजों को ऑब्जर्व करो। ओके, मतलब कहां पे कौन सा पॉइंट किस तरीके से कैलकुलेट हमारे लिए जानना बहुत जरूरी होता है। खैर एनीवे, आइए एक डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको और थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे डायग्राम है कि एक एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसके लिए 2 चीजें हैं जो होती हैं, एक है क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन के लिए कौन सा आर्टिकल वर्कआउट करेगा? आर्टिकल 84, और क्या क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 सिटीजन होना चाहिए, प्लस ओथ लेगा, और क्या लिखा हुआ था? एज क्राइटेरिया जो है वो कितना होना चाहिए? राज्यसभा के लिए 30, और अदर क्वालिफिकेशन जो भी पार्लियामेंट प्रेस्क्राइब करे, यही 4 बातें लिखी हुई थी क्वालिफिकेशन के लिए। अब आ जाओ डिस्क्वालिफिकेशन पे, बट डिस्क्वालिफिकेशन से पहले इसकी सीट को अपन वैकेट करेंगे, वैकेशन। अब एक एमपी की जो सीट है वो 4 तरीकों से वैकेट हो सकती है। अगर आपसे पूछे कि एक एमपी की सीट कितने तरीकों से वैकेट की जा सकती है, सो देयर आर 4 वे, और ये चारों तरीके बड़े इंटरेस्टिंग हैं जो आपको समझने हैं। देखो जी, पहला तरीका ये आपको कहां दे रखा है? आर्टिकल 101 के अंदर, तो यहां पर आपके सामने 101 क्लॉज 1, 101 क्लॉज 2, 101 क्लॉज 3 और 101 क्लॉज 4। इसमें क्या होगा कि आप जो है 2 एमपी नहीं बन सकते, यू कैन नॉट बी एमपी साइमल्टेनियसली ऑफ हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट, आपको एक छोड़ना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखा हुआ है? सेकंड क्लॉज में आप एमपी और एमएलए साइमल्टेनियसली नहीं रह सकते, आपको एक रिजाइन करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो कौन सी सीट जाएगी? एमपी की सीट जाएगी। 3 को छोड़ दो, 4 में आ जाओ। 4 में है एब्सेंट, अगर आप कंटिन्यूसली एब्सेंट रहते हो कितने दिनों के लिए? 60 डेज। इसमें 60 डेज की कैलकुलेशन करने के लिए हम जब हाउस 4 दिन से ज्यादा के लिए एडजॉर्न रहा है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप आ जाओ यहां पे 1013 डिस्क्वालिफिकेशन, तो इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 2 भागों में डिवाइड होती है। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? देखो स्क्रीन पर देखिए, यहां पर आपके सामने जो 101 का क्लॉज 3 है उसमें सब क्लॉज ए और बी। ए में तो क्या लिखा हुआ है आपके सामने कि आप क्लॉज 1 या क्लॉज 2 के डिस्क्वालीफाई हो जाओ, या दूसरा क्या लिखा हुआ है? रेजिग्नेशन। तो अगर हम यहाँ पे सोचें तो डिस्क्वालिफिकेशन के साथ हमको एक और वर्ड यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन कहां पे दे रखा है?
रेजिग्नेशन दे रखा है आपको 101 क्लॉज 3 सब क्लॉज बी में दे रखा है। और ये कहां पे दे रखा है, जो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट आ रहा है वो आ रखा है 101 क्लॉज 3 सब क्लॉज ए। इसमें भी मजेदार बातें क्या क्या है, आर्टिकल 102 इसके अंदर क्लॉज 1 और आर्टिकल 102 क्लॉज 2, दोनों चीजें आ रही है ना। 102 का क्लॉज 1 और 102 का क्लॉज 2 दोनों आ जाएगा। तो 102 का क्लॉज 1 जो है वहां पर आपके सामने कितनी डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है, 5 दे रखी है ना। कौन कौन सी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट दे रखा था नंबर 1, दूसरा क्या लिखा हुआ था, आप अनसाउंड माइंड है जो हो गए हो, या फिर आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, आपको अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट रखा गया है, या फिर आपने, और या फिर अदर। अब इसका फाइनल डिसीजन कौन लेगा, 103 के तहत कौन लेगा, प्रेसिडेंट। शाबाश। और यहां पे ये है एंटी डिफेक्शन, और एंटी डिफेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमें कहां पे जाना पड़ेगा, शाबाश, स्केड्यूल नंबर 10 में जाना पड़ेगा। और जब आप स्केड्यूल नंबर 10 में जाएंगे देन यू विल रियलाइज कि वहां पर कई सारी चीजें हैं जो आपको दे रखी है। देखो ये है हमारे पास स्केड्यूल नंबर 10, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कर रखा है, एंटी डिफेक्शन के संबंध में सारे नियम जो है वो मेंशन करने का प्रयास किया। कैन यू सी द स्केड्यूल नंबर 10। और ये कब आया था, फटाफट बताओ कौन सा अमेंडमेंट था वो, 52nd अमेंडमेंट 95 गया लाल, याद है ना, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने क्या कर रखा है कि क्लॉज पैरा 2 में, इसको अपन पैरा वाइज कहेंगे, पैरा 1 इंटरप्रिटेशन दिया गया है, पैरा 2 डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा कि अगर कोई मेंबर इस तरीके से क्या कर जाता है, पॉलिटिकल पार्टी को वेव कर देता है या छोड़ के चला जाता है, तो आ जाएगा पॉइंट आपका डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ पैरा 4 एंड 5, तो पैरा 4 और 5 में जो दे रखा है उसके अधीन रहते हुए अगर कोई मेंबर जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का है शैल बी डिस्क्वालिफाइड अगर वो वॉलंटरी क्या कर देता है, गिवन अप कर देता है मेंबरशिप को, ठीक है। और या फिर वोट या एब्सेंट रहता है टू एनी डायरेक्शन, जो भी पॉलिटिकल पार्टी के डायरेक्शन है उनको फॉलो नहीं करता, वहां से एब्सेंट रहता है वगैरह वगैरह, तो फिर वो भी हो जाएगा एक तरीके से डिस्क्वालिफाइड। और इसमें लिखा हुआ है विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच वोटिंग और एब्सेंटेशन। तो दो बातें की हुई, या तो आप वॉलंटरी मेंबरशिप गिव अप कर रहे हो, और या फिर आप इस तरीके से क्या कर रहे हो, एब्सेंट रह रहे हो या जानबूझ के नॉन कॉम्प्लायंस है जो कर रहे हो। ये एंटी डिफेक्शन की जो मेन डिस्क्वालिफिकेशन है वो पता है कहां पे दे रखी है, वो दे रखी है स्केड्यूल 10 पैरा 2, और इसी का रेफरेंस आपको कहां पे देखने को मिलता है, आर्टिकल 102 का क्लॉज 2। अब फर्दर देखिए, यहां पर आपको मैं एक और चीज का एक्सेप्शन है जो बता देता हूं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड में नॉट टू अप्लाई इन केस ऑफ, आप ध्यान से समझना, राघव चड्ढा के केस में क्या हुआ, अकेला गया था क्या, नहीं, 2/3 सदस्य। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ हाउस डिस्क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, जहां पे उसकी ओरिजिनल पार्टी क्या हो जाती है, ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी क्या हो जाती है, मर्ज विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी। तो ये केस कौन सा है, ये केस एक्चुअली सिंगल एमपी का है ही नहीं। राघव चड्ढा वाला जो केस है वो सिंगल एमपी का बचा ही नहीं, वो तो कौन सा हो गया, वो हो गया मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो गया। Another political party, and he claimed that he and any other member of his original political party have become the member of other political party. आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो राघव चड्ढा। वैसे आपको पता है राघव चड्ढा चार्टेड अकाउंटेंट है, वो तुमको परिणीति पागल लगती है, नहीं, सोच समझ को पता है कि पॉलिटिकल करियर जाएगा तो कोई बात नहीं, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर करा के भी काम तो चला ही सकता है, और हो सकता है सीए के साथ एलएलबी करे तो कोचिंग मार्केट के अंदर भी आ जाएगा है? तो राघव चड्ढा जो है वो एक चार्टेड अकाउंटेंट है, और आप कह सकते हो आम आदमी पार्टी का एक तरीके से मर्जर हो जाता है किसके साथ, बीजेपी। ओके, सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट। ओवरऑल जो है ना, जब केस की गहराई में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी क्या हुआ है क्या, समझिए। तो यहां पर आपके सामने ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्ज विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी और हैव नॉट एक्सेप्टेड द मर्जर एंड ऑप्टेड टू फंक्शन एज अ सेपरेट ग्रुप। देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, तो बिकम द मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टी एज द केस में बी, और दूसरा क्या लिखा हुआ है, नॉट
accepted the option of merger and opted to function as a separate group, and from the time of such merger, such other political party or new political party, as the case may be, shall be deemed to be the political party to which he belongs for the purpose of so and so. तो यहाँ पर क्या हो गया? The merger of original political party of a member of a house shall be deemed to have taken place, and no, if not less than 2/3 of the members. ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 of the members. आप मान के चलना यूपीएससी आईएएस एग्जाम के जब भी इंटरव्यू होंगे ना, तो डेफिनेटली सवाल पूछा जाएगा कि दल बदल कानून हमारे देश में बना हुआ है, तो फिर ये हाल ही में जो आम आदमी पार्टी के एमएलए जो है वो बीजेपी में चले गए, तो एक तरीके से एंटी डिफेक्शन का काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपके पास ये ग्राउंड है जो होना चाहिए। इसलिए पॉइंट उन्होंने क्या कर रखा है, मेंशन है जो कर रखा है। तो ड्यू टू द पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 10, राघव चड्ढी वकील साहब थे ना, उन्होंने उनको पैरा 4 का बेनिफिट दिलाया, इसलिए उनके मेंबर जो है, जिसमें अपने वो हरभजन सिंह भी इंक्लूडेड है, एक वो स्वाति भी इंक्लूडेड है, स्वाति मालीवाल, 2-3 बिजनेसमैन भी इंक्लूड है, एक आईआईटीएन भी इंक्लूडेड है, वगैरह वगैरह, ऐसे 6-7 लोगों ने क्या कर दिया, जो है गेम चेंज कर दिया यहाँ पर। तो ये है पैरा 10। और अभी को एक आखिरी बात और बता देता हूं, पैरा नंबर 6 को ध्यान से देखो। आपने थोड़ी देर पहले आर्टिकल 103 पढ़ा था। 103 में क्या था कि अगर 1021 की डिस्क्वालिफिकेशन का कोई भी पॉइंट आता है तो कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट। लेकिन वहीं पर अगर एंटी डिफेक्शन की बात आती है तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि या तो चेयरमैन और या फिर स्पीकर, इनमें से जो व्यक्ति है संबंधित व्यक्ति वो डिसाइड करेगा। एनी क्वेश्चन अराइज एज टू वेदर मेंबर ऑफ हाउस बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर दिस स्केड्यूल, तो फिर वो कौन डिसाइड करेगा, चेयरमैन और स्पीकर। और ये वाली बात आपको वहां पे आर्टिकल 103 के नीचे लिखनी चाहिए। ये जो बात है ना, 103 के नीचे स्टार लगाओ और फुट नोट में लिखो, क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर शेड्यूल 10, क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर शेड्यूल 10 इक्वल टू करके क्या लिख दोगे, स्पीकर और। तो ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या ये मैटर कोर्ट जा सकता है? क्या अरविंद केजरीवाल जी जो आम आदमी पार्टी के संयोजक कह दो, फाउंडर कह दो, क्या उस मैटर को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं? इसका पैरा नंबर 7 क्या कहता है, आप खुद ही पढ़ लो। क्या लिखा हुआ है, द बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, no court shall have any jurisdiction in respect of any matter connected with the disqualification of member of house under this schedule। देखा जाए ना तो चारों तरफ से बाड़ाबंदी हो गई है आम आदमी पार्टी की। ना तो वो पॉलिटिकली कुछ कर सकती है और ना ही वो क्या कर सकती है, एक तरीके से कोर्ट के। उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो जो राज्यसभा के चेयरमैन है या लोकसभा के जो स्पीकर है उनको रिक्वेस्ट करेंगे। राज्यसभा के कौन चेयरमैन है भाई, वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्णन जी। लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी। और हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो और भारत भी जानता है कि ये दोनों जो है वो अगेंस्ट में जाएंगे नहीं। तो कुल मिला के मामला बड़ा खतरनाक बन रहा है यहाँ पे। एनीवे, जैसा भी है, तो ये पॉइंट था इस सिनेरियो का। अब देखो ना, अब आपको राघव चड्ढा की न्यूज थोड़ी और अलग तरीके से समझ में आएगी। क्लियर है? यहीं पे डिफरेंस होता है एक कानूनी स्टूडेंट के अंदर और एक गैर कानूनी तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ फॉलो करते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ होगा। अब आपको लगता है कि वो इस तरह से बैठ के हमारी जैसे पढ़ाई करेंगे 1 घंटा, है ना? अभी आप लोगों ने 1 घंटा बैठ के आर्टिकल 101, 102, 103 इनको ऑब्जर्व किया, फिर मैंने आपको डायग्राम बना के बताया कि देखो ये सिनेरियो है, फिर हम शेड्यूल 10 पे आए, फिर हम 1985 में गए जब 52nd अमेंडमेंट हुआ था, फिर हमने गयालाल की स्टोरी को सुना, तब कहीं जाके पूरा सिनेरियो दिमाग में सेट होता है कि अच्छा एंटी डिफेक्शन लॉ ऐसे काम करता है। क्या अभी भी डाउट है कैसे काम करता है? समझ में आ गया? तो 10th शेड्यूल का पैरा नंबर 2 डिस्क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है, पैरा नंबर 6 एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है, और पैरा नंबर 4 एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है, और पैरा नंबर 6 डिसीजन के बारे में बात करता है कि डिसीजन कौन लेगा। तो यहाँ पे राघव चड्ढा एंड अदर इनने मिलके क्या किया है, पैरा नंबर 4 का बेनिफिट यहाँ पे लिया है। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी।
मुझे लगा इसी बहाने थोड़ा सा संविधान का टॉपिक कवर कर लें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को भविष्य में आर्टिकल 101, 102, 103 और शेड्यूल 10 वापस नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो ध्यान रखना कि ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया। आज हमने प्रैक्टिकल केस के माध्यम से इसको समझने का प्रयास किया। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे क्लोज होता है। आप लोगों के लिए होमवर्क, जिस तरीके से हमने एमपी के बारे में पढ़ा, ठीक वैसे के वैसे एमएलए का भी कैलकुलेशन दे रखा है। और मैं आपको मजेदार बात बता देता हूं, एक भी सिंगल वर्ड चेंज नहीं है, एज इट इज 101 का 104 तक जो सेगमेंट है वही सेगमेंट आपको एमएलए के अंदर भी देखने को मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप वो टॉपिक जाके जरूर ऑब्जर्व करें। इसी के साथ आज की क्लास को हम टाटा बाय बाय सी यू करते हैं। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।